और दोस्तों एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट ईवीएस यानी कि पर्यावरण के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पेट्रोलॉजी यानी कि पर्यावरण की शिक्षा शास्त्र पढ़ने के पश्चात हम लोग एनसीईआरटी बुक को कवर कर रहे थे, जो कि कक्षा 3, 4 और 5 की किताबों का हमें देखना था। जिसमें मैंने आपको बताया था कि सभी तथ्यों को जो भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है उसको 6 थीम में बांटा गया था। उनमें से परिवार और मित्र हमने पढ़ लिया, आवास हमने पढ़ लिया, जल हमने पढ़ लिया, भोजन हमने पढ़ लिया और पिछली वीडियो हम लोगों ने यात्रा टॉपिक को कवर कर लिया। अब हमारा आखिरी थीम बचता है, जो कि हमारा है हम जो, देखिए ये टॉपिक है, हम जो वस्तुएं बनाते हैं और करते हैं, ये हमारा आखिरी थीम है। इसको जब हम कवर कर लेंगे तो हमारा ईवीएस एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आखिरी थीम क्या है? हम जो चीजें बनाते हैं या हम जो वस्तुएं बनाते हैं और करते हैं। अर्थात इसमें ऐसे ऐसे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे जिसमें कुछ चीजें बनी हुई रहेंगी, कुछ चीजें नियम कानून वाली रहेंगी और कुछ कार्य रहेंगे, या किसी विशेष क्षेत्र में कोई अगर कार्य किया रहेगा तो उसके विषय में यहाँ पे जिक्र देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर आप उससे कह के बेटा कुछ लिखो तो कुछ लिखे चाहे मत लिखे, लेकिन ऐसे 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 गूंजता रहता है। ठीक है, कुछ ना कुछ अपना वो बनाता रहता है। तो कहने का तात्पर्य यह है वो पेन चलाता रहता है, कुछ ना कुछ डिजाइन या कुछ ना कुछ पैटर्न वो ड्रॉ करता रहता है। तो पहला टॉपिक हम यही समझते हैं, कला। क्या समझते हैं? कला। कला के क्षेत्र में हमें क्या देखना है या कला संबंधित टॉपिक हमें क्या समझना है, हम उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, कला की बात करें तो इंदौर के एमपी, ध्यान दीजिएगा, एमपी मध्य प्रदेश इंदौर के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम था विष्णु चिंचालकर। ध्यान रखिएगा, इनका नाम क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है, विष्णु चिंचालकर। जैसे मैंने आपको बताया बच्चे सबसे पहले ड्राइंग करते हैं, तो विष्णु चिंचालकर जी थे। इनकी खासियत ये थी कि ये पत्तों से, जैसे पत्तों की डिजाइन से बहुत बेहतरीन चित्र बनाते थे। तो ये क्या थे? चित्रकार थे। ध्यान दीजिएगा, विष्णु चिंचालकर क्या थे? चित्रकार थे। और ये पत्तों से, जो पत्ते सूखे रहते थे, सूखे पत्तों से अलग अलग ये चित्र बनाते थे या अलग अलग आकृतियों का ये चित्र उभारते थे। ठीक है, जैसे बीच में एक पत्ता रख दिए, बीच में पत्ता रखने के बाद एक पत्ता इधर रख दिए, एक पत्ता इधर रख दिए, एक इधर रख दिए। इधर देखो बच्चा, ये एक और बच्चा देखो मूली बन गई। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये पत्तों से किसी भी इंसान का डिजाइन, जानवर का डिजाइन, फूलों का डिजाइन, पत्तियों का डिजाइन ये बनाते थे। तो विष्णु चिंचालकर कला के क्षेत्र में इनकी महारत थी। ये वह पत्तों से कह लीजिए या सूखे पत्तों के डिजाइन से चित्रों को बनाते थे। अब अगर आप ध्यान दें, अगर आप सब पत्तों को हटा देंगे डिजाइन खत्म हो गई, फिर सब पत्तों को मिला देंगे डिजाइन बन गया। इसी चीज को अगर हम कंप्यूटराइज कर दें तो आपने देखा होगा, हम लोग बचपन में खेलते थे, एक चित्र के कई सारे टुकड़े होते थे, फिर उसको मिला देते थे, कई सारे टुकड़े उसको मिला दो, कई सारे टुकड़े उसको मिला दो। कहने का मतलब यह है कि अलग अलग टुकड़ों को मिलाने से एक अच्छी आकृति बनती थी। इस प्रक्रिया को या इस खेल को या इस तरीके को जिगसा खेल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगसा खेल या जिगसा पहेली। जिगसा पहेली, तो ध्यान रखे रहिएगा, जिगसा पहेली का तात्पर्य यह है कि चित्र के विभिन्न टुकड़ों से चित्र का पूरा निर्माण करना। क्लियर हुआ? इस चीज को ध्यान रखिए, इससे बच्चों की मेंटालिटी और उनकी थिंकिंग लेवल बहुत तेजी से बढ़ती है और बच्चे की नजर, उनका फोकस ध्यान से बनता है। बच्चे सोचते हैं इसका मुंडी किधर है, इसका पूंछ किधर है, इसका पैर किधर है, तो अच्छे से उसको जोड़ के बनाते हैं। जैसे अगर आप उनको टुकड़ा दे दीजिए, कह दीजिए बेटा ये गाय का चित्र है, तुम बनाओ। अब वो गाय देखा रहेगा, सोचेगा गाय की मुंडी ऊपर होती है, पैर नीचे होता है, उस हिसाब से वो बनाएगा। तो जिसमें टुकड़ों को जोड़ करके एक नया चित्र बनाया जाता है, उसको कहते हैं जिगसा खेल। क्लियर हुआ? विष्णु चिंचालकर क्या थे, जिगसा खेल क्या था, क्लियर हो गया आपका। अब कुछ चीजों को और यहाँ हम थोड़ा समझ लेते हैं, उसको बना लेते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे कि देखिए
आपको यहां पे समझना है मधुबनी कला, मधुबनी कला, ये पॉइंट पे जरा गौर कीजिएगा। देखिए मधुबनी कला, सबसे पहले ये समझिए ये बिहार की चित्रकला है जो कि पूरे भारत में फेमस है। इसमें होता क्या है, मधुबनी चित्रकला में पिसे हुए चावल, ध्यान दीजिएगा, पिसे हुए चावल में हल्दी का घोल मिला करके प्लस इसमें पत्ती मिला करके, इसमें फूल मिला करके या फूल को मिला करके रंग बनाया जाता है और इन रंगों से जानवरों का, इंसानों का, फल फूल का, घर का चित्र बनाया जाता है। इसे ही कहते हैं मधुबनी चित्रकला शैली, मधुबनी चित्रकला शैली। ठीक है, तो याद रहेगा आपको मधुबनी चित्रकला शैली कहाँ फेमस है, बिहार में। मधुबनी चित्रकला शैली में क्या किया जाता है, पिसे हुए चावल में हल्दी मिला करके, फूलों का रंग मिला करके, पत्तियों को पीस के रंग मिला करके कलर बनाया जाता है और इस कलर से चित्रकारी की जाती है। उस चित्र में पक्षियों के चित्र, जानवरों के चित्र, इंसानों के चित्र, पेड़ पौधों के इत्यादि के चित्र बनाए जाते हैं। और अक्सर बिहार में विभिन्न त्योहारों पर, विभिन्न अवसरों पे घरों को सजाया जाता है। तो इस शैली को या इस कला को, इस चित्रकारी शैली को मधुबनी चित्रकला शैली कहते हैं, जो कहाँ फेमस है, बिहार में फेमस है। कला का टॉपिक था इसलिए हमने यहाँ पे समझा दिया। आगे देखिए, एक पोचमपल्ली, पोचमपल्ली कलाकारी है, डिजाइन है, जो साड़ियों में डिजाइन बनाई जाती है। ये आपकी बनाई जाती है तेलंगाना में, बहुत फेमस है, वहां पर ध्यान रखिएगा। तेलंगाना में क्या है, पोचमपल्ली। पोचमपल्ली जो चित्रकारी है वो कहाँ की जाती है, तेलंगाना में। आज आगे देखिए, असम की सिल्क, असम की सिल्क साड़ी बहुत ही फेमस है, ये भी ध्यान रखे रहिएगा। कुल्लू की साल, कुल्लू की साल, साल आप समझते हैं ना, जो ठंडी में ओढ़ते हैं, ये आपका फेमस है। कुल्लू कहाँ है, तो कुल्लू आपका है हिमाचल में। तो आप ध्यान दीजिएगा, हिमाचल का साल बहुत फेमस है, हिमाचल का साल बहुत ही फेमस है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। देखिए पोचमपल्ली पहले आपको समझा दिया हमने, कहाँ है, तेलंगाना में है। फिर आपका सिल्क की साल, साड़ियों में कढ़ाई की जाती है, कश्मीरी कढ़ाई, ये पूरे भारत में फेमस है। तो कश्मीरी कढ़ाई, ये ध्यान रखे रहिएगा, कश्मीरी कढ़ाई कहाँ होगा, कश्मीर में होगा। तो ये सभी पॉइंट किससे संबंधित है, कला से। देखिए चीजें जो हम बनाते हैं या जो करते हैं, तो इन सब पॉइंट में आपने देखा होगा व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है। क्लियर हुआ। मधुबनी चित्रकला शैली बिहार में, पोचमपल्ली डिजाइन तेलंगाना में, कुल्लू की साल हिमाचल में, और सिल्क की कढ़ाई या सिल्क की खासियत असम में, और लास्ट में आपका कढ़ाई है कश्मीरी कढ़ाई। साड़ी में जो कढ़ाई के काम होता है कश्मीर में, वो सबसे बेस्ट होता है। क्लियर हुआ पॉइंट आपका। तो ये चीजें जो हम बनाते हैं कला के अंतर्गत ही हमारा पॉइंट कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को हम और अच्छे से, बेहतर से समझते हैं। देखिए अगला पॉइंट हमारा आता है, देखिए प्रेरक व्यक्ति। प्रेरक व्यक्ति से तात्पर्य यह है कि कुछ ऐसे व्यक्ति जो किसी न किसी कार्य में महारत हासिल किए हैं, उनको हम जानते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ न कुछ किया हुआ है। जैसे पहला नाम आपका आता है अनीता कुशवाहा, अनीता कुशवाहा। देखिए इनको स्टार गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, चमकता सितारा। क्यों, क्योंकि इन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर में ये रहती थी, बिहार के मुजफ्फरपुर में रहती थी और वहां पर इन्होंने शहद निर्माण बहुत अच्छे से किया था। इनके इस उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको स्टार गर्ल कहा जाता है। अब शहद निर्माण किया है, इसका मतलब यह है इन्होंने मधुमक्खी पालन में महारत हासिल की थी। ठीक है, तो अनीता कुशवाहा कहाँ की थी, बिहार के मुजफ्फरपुर में। इन्होंने मधुमक्खी पालन से अत्यधिक शहद का निर्माण किया या अत्यधिक शहद को बचाया या बनाया, जिसलिए इनको जाना जाता है और इनको स्टार गर्ल की उपाधि दी गई है। ठीक है, दूसरे जो प्रेरक व्यक्ति हैं वो है वहीदा फौजी।
इनका नाम था वहीदा फौजी। देखिए बात समझिए, ये थी जम्मू कश्मीर की और ये पहली महिला थी वहां से जो नौसेना में सेलेक्ट हुई थी। कहां सेलेक्ट हुई थी? नौसेना में। और इन्होंने पूरी पूरी बटालियन का नेतृत्व किया था और जिसमें 36 परेड होते हैं। कितने परेड? 36। सेना के 36 परेड होते हैं, उसका नेतृत्व इन्होंने किया था। और ये नौसेना में कार्यरत थी, महिला थी, इसीलिए इनके पिता ने इनका नाम रखा था, हमारी बेटी इतना काम कर रही है तो, और चमकता सितारा नहीं उससे बढ़ के है, इसीलिए इनके पिताजी ने इनका नाम रखा वहीदा प्रिज्म। क्या नाम रखा इनके पिताजी ने? वहीदा प्रिज्म। जैसे एक प्रिज्म प्रकाश के 7 रंगों को अलग अलग कर देता है, वैसे ही वहीदा फौजी या वहीदा के पिताजी का मानना था कि हमारी बेटी ने हमारा नाम सभी जगह फैला दिया। ठीक है, तो वहीदा प्रिज्म क्यों कहता है मैंने आपको बता दिया। या आपसे पूछेगा कि प्रिज्म किसे कहा जाता है, तो वहीदा को। कौन थी? जम्मू कश्मीर की महिला थी जो नौसेना में सेलेक्ट हुई थी और इन्होंने 36 परेड करवाए थे, या जो परेड होता है उसका नेतृत्व इन्होंने किया था। क्लियर? 2 बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। अगले देखिए हमारे प्रेरक व्यक्ति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये हमारे तीसरे राष्ट्रपति थे जो कि 1967 से लेके 1969 तक राष्ट्रपति के पद पे विराजमान थे। अब इनका कार्य क्या था? इनका कार्य ये था कि बच्चों के लिए कहानी लिखते थे और उस कहानी का नाम था इनका उसी से ठंडा, उसी से ठंडा, उसी से गर्म। उसी से ठंडा, उसी से गर्म। बच्चों के लिए इन्होंने एक कहानी लिखी जिस कहानी का नाम था उसी से ठंडा, उसी से गर्म। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने बच्चों को कुछ चीजें बताई। जैसे उन्होंने बताया कि देखो बेटा, जो हमारी गर्म सांस होती है जब वो ठंडी शीशे पर पड़ती है तो बूंदों में बदल जाती है। किसमें? बूंदों में। जैसे हमारे मुंह की जो गर्म हवा है जब वो शीशे पे पड़ती है, कांच पे पड़ती है, तो हवा तो गर्म है, कांच ठंडा है, इसके संपर्क में आते ही वो बूंदों में बदल जाती है और शीशा हमारा धुंधला हो जाता है। ये किसने बताया था? ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपनी इस कहानी में बताया था। इसके साथ साथ इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताया कि जो हवा ठंडी रहती है वो हवा नीचे रहती है और जो हवा गर्म रहती है वो हवा ऊपर उठ जाती है, या कह लीजिए वो हवा ऊपर चली जाती है। ऐसा इन्होंने बच्चों को कहानी के माध्यम से सिखाया था। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि ठंडी हवा या गर्म हवा में कौन नीचे रहता है, कौन ऊपर रहता है, तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? हमारे तीसरे राष्ट्रपति थे। इन्होंने बच्चों के लिए कहानियां लिखी थी जिसका नाम था उसी से ठंडा, उसी से गर्म। इसमें इन्होंने बताया कि क्यों शीशा धुंधला हो जाता है और दूसरी बात इन्होंने क्यों ठंडी हवा नीचे रहती है, गर्म हवा ऊपर जाती है, ऐसा इन्होंने बताया। ठीक है, अगले जो कह लीजिए महत्वपूर्ण व्यक्ति थे या जिनके बारे में हमें जानना है वो थे गीजू भाई बधेगा। कौन थे? गीजू भाई बधेगा, बधेका। इनका जन्म गुजरात सौराष्ट्र में हुआ था। कहां हुआ था? गुजरात के सौराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था और इन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। इन्होंने बच्चों के लिए एक नहीं बहुत सारी कहानियां लिखी थी, इसलिए इनका ईवीएस में इंपॉर्टेंस है, या इसलिए इनको ईवीएस हमको याद रखना है, ध्यान देना है ताकि चीजें हमसे मिस ना हो जाए। अगले जो व्यक्ति थे इनसे तो सब फेमस होंगे, डॉक्टर मतलब सब जानते हैं इनको, डॉक्टर वी आर अंबेडकर जी। डॉक्टर वी आर अंबेडकर जी, इन्होंने क्या किया? देखिए जब ये छोटे थे तो ये गए थे अपना बाल कटाने। तो बाल कटाने जब गए तो नाई ने नाई भेड़ जानते हैं आप? बकरी भेड़, भेड़ के बाल काट रहा था। ये जब गए तो इनको उसने डांट के भगा दिया, भाग, मैं तुम्हारा बाल नहीं काटूंगा, तुम नीच जाति के हो। मतलब इनको इस हिसाब से प्रताड़ित किया गया कि एक नाई या एक इंसान भेड़ के बाल काट रहा था बट इनका नहीं काटा गया। तो ये बातें इनके मन में खटकती रहती थी। ये सोचते थे कि एक दिन अगर ऐसा आएगा तो मैं जरूर अपने वर्ग के लिए, अपने समाज के लिए अच्छा कार्य करूंगा। बाद में चल के इन्होंने भारत का
संविधान लिखा। भारत के संविधान निर्माण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन्हें भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। अब देखिए बुक में केवल इतना ही दिया है एनसीईआरटी बुक में कि संविधान निर्माण किसने किया, तो बी आर अम्बेडकर जी। बट संविधान संबंधित कुछ जानकारी आप जान लीजिए। देखिए संविधान का निर्माण पूर्ण रूप से कहेंगे तो 26 नवंबर 1949 को हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। फिर से सुन लीजिए, निर्माण 26 नवंबर 1949 को हो गया था, लेकिन इसे लागू 26 जनवरी, सॉरी अगर हमने दिसंबर बोल दिया तो 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। वही बात करें, संविधान 2 साल 18 महीने 11 दिन में बनके तैयार हुआ था। 2 साल 11 महीने 18 दिन में, सॉरी उल्टा बोल दिया हमने, 2 साल 11 महीने 18 दिन में बन के ये तैयार हुआ था। तो मैंने आपको क्या बताया, संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। इसके साथ साथ हम बात करें संविधान के बनने में तो 2 साल 11 महीने और टोटल 18 दिन लगे थे इसको बनने में। क्लियर हुआ, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो इतने महान व्यक्तित्व थे, कौन, ये आपके वी आर अम्बेडकर जी। क्लियर हुआ, ये कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनके विषय में हमें जानना था, जिन्होंने हमारे समाज के लिए कुछ न कुछ किया था। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे के बिंदु पे चर्चा करते हैं। अब देखिए ये सब पॉइंट इसी में आते हैं, चीजें जो हम बनाते हैं या जो हम करते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट हमारा समझने वाला है कृषि। देखिए कृषि के बारे में सबसे फेमस है ईवीएस में झूम खेती है, झूमी लिख दे रहे हैं, देखिए झूम कृषि। अब इस कृषि के बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए झूम कृषि की खासियत यह है कि जंगलों को काट करके, जंगलों की सफाई करके, जो जंगल से काटते हैं, जो वनस्पतियां, जो पेड़ पौधे काटते हैं, उसे वहीं जला करके खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं और वहां पे खेती करते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं झूम खेती। क्या कहते हैं, झूम खेती। जंगलों को काट कर, जलाकर खेती करना, काट कर जलाकर खेती करना क्या कहलाता है, झूम कृषि। ज्यादातर ये खेती भारत के मिजोरम राज्य में होता है। और जब वो लोग खेती करते हैं, खेती जब अनाज मिलता है तो अनाज काट करके जब घर ला लेते हैं तो त्योहार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, डांस करते हैं। उस डांस को चेराओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेराओ। क्या बोलते हैं, चेराओ। तो झूम खेती कहाँ पे की जाती है, आप समझिए मिजोरम में। कैसे की जाती है, पेड़ पौधे मतलब पेड़ नहीं, वनस्पति झाड़ियों को काट करके वहीं पर सुखा करके वहीं पे जला करके खाद के रूप में इस्तेमाल करके ये खेती की जाती है। साथ ही साथ 1-2 बार खेती करने के बाद उस जगह को छोड़ दिया जाता है, अन्य जगह पे खेती की जाती है ताकि वहां वनस्पतियां फिर से आ जाएं, फिर काट के खेती की जाएगी। इसीलिए इस खेती को स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थानांतरण कृषि, क्योंकि एक जगह करने के बाद में फिर दूसरी जगह किया जाता है। तो इसका एक और नाम है स्थानांतरण कृषि। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे समझते हैं। अच्छा, झूम खेती के बाद हमारे बुक में जो जिक्र किया गया है प्याज की खेती। प्याज की खेती, अब आप कहेंगे क्यों बता रहे हैं, प्याज की खेती सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन प्याज की खेती जुलाई महीने में की जाती है। अब आप कहेंगे प्याज की खेती तो ठंडी में होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन प्याज की खेती जुलाई में होता है। कहां, दक्षिण भारत में, और खास करके कर्नाटक में। कर्नाटक में जुलाई में प्याज की खेती की जाती है। वहां पर एक कहानी लिखी गई थी, बेलवनिका गांव था जहां पे उसके पिताजी एक खेती करते हैं। तो बताता है बच्चा कि मैं अब स्कूल से आता हूं तो पिताजी से जाता हूं। तो आप ध्यान रखे रहिएगा, प्याज की खेती जुलाई माह में कहाँ की जाती है, दक्षिण भारत में, विशेषकर कर्नाटक में की जाती है। उसके साथ साथ प्याज की खेती में कुछ चीजें यूज होती हैं, जैसे खूंटी।
खूंटी का यूज हम करते हैं नरम मिट्टी बनाने के लिए, यानी कि मिट्टी को हम नरम करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? खूंटी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे करके मिट्टी को नरम बनाते हैं। इसके साथ साथ खूंटी के साथ साथ कूरिगे, ध्यान रखिएगा, कूरिगे, कूरिगे से हम बीज या अनाज को बोते हैं, बीज या अनाज को बोते हैं। प्याज का जो बीज होता है उसको हम क्या करते हैं? बोते हैं। जैसे ऐसे नुकीला सा रहता है, ऐसे मतलब धक से मारेंगे, ऐसे मिट्टी है इसमें धसा दिए, ये स्पेस हो गया, यहाँ बीज डाल करके इसको ढक देंगे, ठीक है। तो कुरिगे से क्या करते हैं? कुरिगे से प्याज के बीज को लगाते हैं। अगला है इलिगे, इलिगे से क्या करते हैं? प्याज को पौधे से काट करके अलग करते हैं, ठीक है। कुरिगा जो ऐसा रहता है ना, ऐसे काट के अलग करते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? आप कोई दिक्कत नहीं है? तो प्याज की खेती में मैंने आपको 3-4 चीजें बताई। एक मैंने आपको बताया, खूंटी मिट्टी को नरम करते हैं, कुरिगे बीज को सॉरी कुरिगे से हम बीज को बोते हैं या लगाते हैं, इलिगे से काट करके अलग कर देते हैं। मतलब पौधे को, जैसे भाई अगर ये प्याज का पौधा है, नीचे आपका प्याज है, इसको काटेंगे ना, तो काट के अलग कैसे करते हैं? इलिगे से। क्लियर हुआ? ये बात हो गई किसकी? कृषि की। देखिए अब आप कहेंगे आप गेहूं चावल नहीं बता रहे हैं, हमें जानना ही नहीं है, हमें उतना ही जानना है जितना बुक में दिया है, और उससे बाहर क्वेश्चन आपसे पूछेगा भी नहीं। ये यूपी टेट नहीं है, घबराइए नहीं, सी टेट है, ठीक है। तो बात हो गई यहाँ पे कृषि की। क्या क्या हमने बात किया? हमने बात किया कला का, हमने बात किया प्रेरक व्यक्तित्व का, हमने बात किया कृषि का। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली बात करते हैं कुछ सामाजिक मुद्दे, मतलब कुछ ऐसे कार्य हुए हैं जो सामाजिक मुद्दे या समाज को जागृत करने के लिए किए गए हैं। जैसे देखिए सामाजिक मुद्दे, पहला पॉइंट इसमें यह है कि गांधी जी की 150वीं जयंती पर, गांधी जी की 150वीं जयंती पर हमारे भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई। ये आपसे पूछता है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी 2014 में। गांधी जी की 150वीं जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। जो आपके क्वेश्चन अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये सामाजिक मुद्दा हुआ। दूसरा ये सामाजिक मुद्दा था कि 6 से लेके 14 वर्ष के आयु के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। इसका जिक्र आरटीई, राइट टू एजुकेशन 2009 ने किया है, या आरटीई 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है, और ये माता पिता का मौलिक कर्तव्य है कि उन्हें 14 वर्ष तक कोई कार्य ना कराया जाए, बल्कि उनको शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाए या स्कूल भेजा जाए। क्लियर हुई बात? अब देखिए बच्चा शिक्षा प्राप्त करेगा तो शिक्षा से बच्चे के अंदर लैंगिक भेदभाव कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये भी बात कहा गया है कि समाज में लैंगिक भेदभाव को कम किया जाए, अर्थात तुम लड़के हो हम लड़की हैं, हम ये करेंगे तुम ये करोगे, ये सब नहीं। सब बच्चे एक समान है, प्रत्येक कार्य लड़का कर सकता है, प्रत्येक कार्य लड़की कर सकती है, अर्थात किसी भी कार्य में न लड़का पीछे है न लड़की पीछे है, तथा प्रत्येक कार्य में लड़के लड़कियां दोनों एक साथ भागीदार लें, एक साथ पार्टिसिपेट करें, यही समाज की समानता है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो लैंगिक भेदभाव को खत्म किया जाए, इसको कम किया जाए, एकदम जड़ से उखाड़ फेंका जाए, ऐसी बातें इसमें कही गई हैं या पुस्तक में लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा चौथा पॉइंट्स में दिया है कि बॉयज के लिए, लड़कों के लिए विवाह की आयु 21 वर्ष, वहीं गर्ल्स के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ये भी हमारा एनसीईआरटी बुक ईवीएस में लिखा गया है। तो ध्यान दीजिए, ये कुछ सामाजिक मुद्दे थे जिसको हमें समझना था या जिसको हमें आगे करना था, जिसको हमने आपको अच्छे से समझा दिया। क्लियर हुआ? एक भी पॉइंट मत छोड़िएगा, क्योंकि इन पॉइंट से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप फंस ना जाएं, इसलिए किसी भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा, अच्छे से सबको कवर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट हमारा है आनुवंशिकी। आप कहेंगे कहां कहां से आप उड़ा उड़ा के बता रहे हैं? देखिए भाई ये है ही पॉइंट ऐसा,
अब आनुवंशिकी में आप कहेंगे कौन हुआ, देखिए आनुवंशिकी में ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका नाम था, ऐसे समझिए ग्रेगर जॉन मेंडल। 1822 में इनका जन्म हुआ था। अब देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल, अब देखिए कहीं कहीं कुछ बुक में 1882 लिख दिया है शायद, लेकिन 1822 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, छोड़िए सन को छोड़िए। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी के जनक माने जाते हैं। आनुवंशिकी मतलब जो गुण हमें माता पिता से मिलते हैं उसे हम कहते हैं आनुवंशिकी, और ये गुण जीन द्वारा, किसके द्वारा, ये गुण जीन द्वारा ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, जो माता पिता से गुण संतान में आती है उसे हम कहते हैं आनुवंशिकी। इसको प्रूफ करने के लिए इन्होंने मटर के 28,000 पौधों पर प्रयोग किया था। सोचिए, यहां हम आप 2 दिन पढ़ के थक जाते हैं, बेचारे 28,000 पौधों पर इन्होंने प्रयोग किया। और प्रयोग करने के बाद इन्होंने क्या बताया, बात समझिए। इन्होंने कहा जैसे अगर हम लाल और हरा पौधा मिला दें, या मान लीजिए पीला और हरा पौधा मिला दें, तो या तो सब पौधे पीला बनेंगे या तो सब पौधे हरा बनेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आधा हरा बन जाए और आधा पीला बन जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया कि जब हम दो विभिन्न जाति के या विभिन्न गुणों वाले पौधों का संकरण कराते हैं या पौधों को मिलाते हैं, तो उनकी नई पीढ़ी एक अन्य गुण के साथ उपार्जित होती है, न कि आधे आधे गुणों को लेकर के। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मेल फीमेल का मिलाप होता है तो या तो फीमेल पैदा होगी या तो मेल पैदा होगा। ऐसा तो है नहीं कि आधा मेल हो आधा फीमेल हो। लेकिन अब केमिकल डिसबैलेंस के कारण कह लीजिए या कुछ एक्टिविटी कारण कभी कभी केस ऐसे हो जाते हैं, लेकिन हमें वैल्यू देना है बहुतायत की, तो 100 में से 1 2 आता हो तो उसको हम लेते नहीं है, जो ट्रांसजेंडर होते हैं। मैक्सिमम केस ये होता है कि जब भी हमारी नई पीढ़ी की संतान आएगी उसमें एक ही प्रकार के गुण रहेंगे, या तो लड़का होगा या तो लड़की। उसी प्रकार से अगर हम पीला और हरा पौधा मिलाते हैं तो नई पीढ़ी के जो पौधे आएंगे या तो हरा होंगे या तो पीला होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आधा हरा हो आधा पीला हो। क्लियर हो गई बातें? तो दोस्तों ये रही आज की क्लास हमारी, जिसमें हम लोगों ने चीजें या वस्तुएं जो हम बनाते हैं करते हैं कि पार्ट 1 क्लास को देखा। इसके आगे हम पार्ट 2 को समझेंगे और हमारा कंप्लीट ईवीएस पूरा हो जाएगा और चीजों को अच्छे से हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।